हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सब लोगों का यूपीएससी उत्कर्ष यूट्यूब चैनल में। मेरा नाम है वैभव शिवहरे और ज्योग्राफी की इस लेक्चर सीरीज में हम अब विश्व के प्राकृतिक भूगोल के महत्वपूर्ण टॉपिक पर हम डिस्कशन कर रहे हैं। और जैसा कि आप सब जानते हैं कि प्रीवियस क्लास में हमने चर्चा करी थी, रॉक सिस्टम पर चर्चा करी थी और विश्व की जो प्रमुख महत्वपूर्ण चट्टानें हैं उन पर हमने डिस्कशन किया था। आज की इस क्लास में जैसा कि आप देख रहे हैं, हम विश्व के प्रमुख पठारों और पर्वतों पर चर्चा करने वाले हैं। कौन कौन से विश्व के प्रमुख पठार हैं और पर्वत हैं, ठीक। हालांकि मैं आप लोगों को एक बात बताऊं, ऑलरेडी मैंने ये एक मेरी जो सीरीज है आप देखोगे यूपीपीसीएस उत्कर्ष यूट्यूब चैनल पे, वर्ल्ड ज्योग्राफी, ठीक है। और उस वर्ल्ड ज्योग्राफी में आप देखोगे मैंने लगभग वहाँ सारे कॉन्टिनेंट्स कवर कराए हैं और हर एक कॉन्टिनेंट के इंपॉर्टेंट माउंटेन्स एंड प्लेटूज पर डिस्कशन हमने किया है। बट आज विश्व के महत्वपूर्ण पर्वतों को देखने से पहले मैं आपको ये भी समझाना चाहूंगा कि पर्वत बेसिकली होता क्या है, व्हाट आर द माउंटेन्स। इस पर हम चर्चा करेंगे, फिर डिस्कस करेंगे कि पठार क्या होता है, या पर्वत और पठार इन दोनों में मूलभूत डिफरेंस क्या है, बुनियादी अंतर क्या है, इसको समझने का प्रयास करेंगे। तो फटाफट से इस क्लास के लिंक को लाइक करके बाकी लोगों के साथ भी शेयर कर दीजिए ताकि मैक्सिमम लोग फिर इस क्लास का फायदा उठा सकें, राइट। तो विल डिस्कस अबाउट द माउंटेन्स एंड प्लेट्यूज। आज हम चर्चा करने वाले हैं किस पर, माउंटेन्स एंड प्लेट्यू, ठीक। पर्वतों और पठारों पर चर्चा करेंगे, ठीक है। क्लियर, पर्वत क्या होते हैं और पठार क्या होते हैं। सामान्य रूप से अगर बात करें तो भू आकृति का मतलब एक ऐसा उच्चावच, एक ऐसी टोपोग्राफी, एक पर्वतों की बात करें, पर्वत अर्थात एक ऐसा उच्चावच, ठीक, एक ऐसा उच्चावच जो समतल भूमि से अधिक ऊंचाई तक विस्तृत हो, तथा उसका जो उसका जो टॉप है, जो पीक है, जो शीर्ष है, वो चारों ओर की समस्त भू आकृतियों से सर्वाधिक ऊंचाई पर हो, ठीक। चारों ओर की जो समस्त भू आकृतियां हैं उनसे अधिक ऊंचाई पर हो, उसको हम क्या कहते हैं, ये एक बेसिक डेफिनेशन है माउंटेन्स की। यूजुअली जो इनकी जो औसत ऊंचाई है माउंटेन्स की, अगर हम बात करें तो माउंटेन्स की जो एवरेज हाइट है यानी जो औसत ऊंचाई है इनकी, वैसे तो दुनिया में विश्व में अलग अलग ऊंचाई के पर्वत पाए जाते हैं, ठीक है। लेकिन हम औसत ऊंचाई की बात करें कि औसत ऊंचाई एक पर्वत की कितनी होनी चाहिए, तो आप मान के चलें कि एक माउंटेन की जो एवरेज हाइट है वो 800 टू 1200 मीटर के आसपास होनी चाहिए, ठीक। औसत ऊंचाई जो है किसी पर्वत की, मतलब उसको हम पर्वत की श्रेणी में किसको रखेंगे, पर्वत की श्रेणी में हम उन स्थलाकृतियों को रखेंगे जिनकी हाइट 800 से 1200 मीटर के आसपास हो, ठीक। उनको हम पर्वत की श्रेणी में रखते हैं। कुछ किताबों में आपको ये 800 की जगह आपको यहां पर 600 टू 900 मीटर भी लिखा मिल सकता है, 600 टू 900 मीटर भी लिखा मिल सकता है। ये जो ऊंचाई की बात कर रहे हैं, ये ऊंचाई जब भी हम कहते हैं इसका मतलब होता है समुद्र तल से ऊंचाई। इसकी हम बात करते हैं समुद्र तल से ऊंचाई, ठीक। हाइट फ्रॉम द सी लेवल यानी समुद्र तल से ऊंचाई की हम बात कर रहे हैं। तो समुद्र तल से ऊंचाई
ध्यान रखिएगा, समुद्र तल से ऊंचाई कितनी होनी चाहिए? समुद्र तल से ऊंचाई 800 मीटर के आसपास हो या 600 मीटर के आसपास हो तो उसको हम क्या कहते हैं? अच्छा, उसका जो शीर्ष है, शीर्ष यानी जो शीर्ष का मतलब इसको इंग्लिश में बोलेंगे, उसका जो पीक है, पीक जिसको हम चोटी बोलते हैं, पर्वत की जो चोटी है, पर्वत की चोटी वो आसपास की समस्त जितनी भी स्थलाकृतियां हैं उनसे सबसे क्या होनी चाहिए? ऊंचाई पर होनी चाहिए। उसको हम क्या बोलेंगे? पर्वत बोलेंगे। अब अलग अलग नाम से इसको जाना जाता है। जैसे हम कहते हैं कि एक परिभाषा है जिसको हम बोलते हैं पर्वत कटक, फिर दूसरा है, आपने सुना होगा पर्वत शिखर शब्द सुना होगा, फिर आपने सुना होगा एक पर्वत श्रृंखला सुना होगा, है ना, या पर्वत श्रृंखला जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं माउंटेन चेन। जैसे हिमालय पर्वत की बात करें, फॉर एग्जांपल जैसे हिमालय है, हिमालय ये क्या है? इट इज अ माउंटेन चेन, ये एक पर्वत श्रृंखला है, ठीक, जहां पर आपको वृहद हिमालय मिल रहा है, लघु हिमालय मिल रहा है, शिवालिक मिल रहा है, ठीक। वृहद हिमालय और लघु हिमालय के बीच में आपको ढेर सारी पर्वत श्रृंखलाएं मिल रही है, जैसे पीर पंजाल है, धौलाधर है, नाग टिब्बा है, महाभारत है। इसी प्रकार से आप देखोगे तो ट्रांस हिमालय में काराकोरम है, लद्दाख है, जास्कर है, अलग अलग माउंटेन रेंजेस आपको दिखाई देती हैं। तो जो पूरे माउंटेन रेंजेस का जो पूरा सिस्टम है, इसलिए इसको माउंटेन सिस्टम भी कई बार कह दिया जाता है। तो पर्वत श्रृंखला, पर्वत शिखर यानी कई ऊंची ऊंची चोटियों के समूहों को, कई तमाम ऐसी भूस्थलाकृतियां जिनकी ऊंची ऊंची चोटियों के समूहों को हम क्या कहते हैं? पर्वत शिखर कहते हैं, ठीक, क्लियर, याद रखिएगा। अच्छा, अब ये जो पर्वत हैं ये जरूरी नहीं है कि हमेशा और हमेशा केवल और केवल महाद्वीपीय क्रस्ट पर हों। महाद्वीपीय क्रस्ट के साथ साथ ये पर्वत जो है महासागर में भी हो सकते हैं। ये पर्वतों, ये जो पर्वत है, पर्वतों की अवस्थिति क्रस्ट में, क्रस्ट यानी जो भूपर्पटी है, क्रस्ट भूपर्पटी में, क्रस्ट में महाद्वीपों के अलावा महासागरों पर भी विद्यमान होते हैं। महाद्वीपों के अलावा महासागरों पर भी ये पर्वत क्या होते हैं? विद्यमान होते हैं। अब अगर हम बात करें कि भाई ये पर्वतों का निर्माण कैसे होता है ना, फॉर्मेशन ऑफ माउंटेन्स, अगर हम बात करें कि ये फॉर्मेशन ऑफ माउंटेन्स की बात करें, पर्वतों का निर्माण, फॉर्मेशन ऑफ माउंटेन्स, तो ये माउंटेन्स का फॉर्मेशन कैसे होता है, निर्माण की प्रक्रिया क्या है, जिसको हम बोलते हैं पर्वत निर्माण प्रक्रिया। पर्वत निर्माण प्रक्रिया, ठीक, यानी ये पर्वतों का निर्माण कैसे होता है। तो पर्वतों के निर्माण के लिए जो सबसे ज्यादा जो आवश्यक जो एक बल है, याद रखिएगा, पर्वतों के निर्माण के लिए सबसे महत्वपूर्ण जो उत्तरदायी बल है उसको हम कहते हैं, याद रखिए, उसको कहते हैं अंतर्जात बल। अंतर्जात बल, इंग्लिश में इसको बोलेंगे एंडोजेनेटिक फोर्सेस। अंतर्जात बल, एंडोजेनेटिक फोर्सेस। अब एंडोजेनेटिक फोर्सेस कौन से बल हैं? ये पृथ्वी के भूगर्भ में लगने वाले वे समस्त बल, पृथ्वी के भूगर्भ में लगने वाले वे समस्त बल जिनके परिणाम स्वरूप, पृथ्वी के भूगर्भ में लगने वाले वे समस्त बल जिनके परिणाम स्वरूप भूपटल की संरचना में परिवर्तन होता है। भूपटल की संरचना में परिवर्तन होता है, उसको हम क्या कहते हैं? जैसे भूपटल की संरचना में जब परिवर्तन होता है तो उसको हम क्या कहते हैं? वही है हमारे अंतर्जात बल। तो इसका मतलब अंतर्जात बल यानी एंडोजेनेटिक फोर्सेस कौन से हैं? एंडोजेनेटिक फोर्सेस वो फोर्सेस हैं जो पृथ्वी के भूगर्भ के अंदर लगते हैं,
और पृथ्वी के भूगर्भ के जब अंतर लगते हैं, जिनके परिणाम स्वरूप भूपटल की संरचना में क्या होता है, भूपटल की संरचना में परिवर्तन होता है, यानी कि किसी नई स्थलाकृति का निर्माण होता है। यस और नो? एक मिनट वेट कीजिएगा जरा। तब तक आप इसको चाहो तो नोट कर लीजिए। ठीक है, क्लियर? तो याद रखना आपको इस बात को कि ये जो पर्वत निर्माण की जो प्रक्रिया है, याद रखिएगा, पर्वत निर्माण की प्रक्रिया कैसे संभव होती है? एंडोजेनेटिक फोर्सेस की वजह से, अंतर्जात बल। अंतर्जात बल की डेफिनेशन क्या है वो मैंने बता दिया। अच्छा, एक चीज और समझिए कि जो पर्वत निर्माण की जो प्रक्रिया है, इसको हम बोलते हैं ओरोजेनेसिस। क्या बोलते हैं इसको? ओरोजेनेसिस, यानी पर्वत निर्माण की प्रक्रिया। अब ये जो ओरोजेनेसिस है, ओरोजेनेसिस यानी पर्वत निर्माण की प्रक्रिया, ये कैसे अकर होती, कैसे है? तो एंडोजेनेटिक यानी अंतर्जात बलों के परिणाम स्वरूप, याद रखिएगा, अंतर्जात बलों के परिणाम स्वरूप, ठीक, अंतर्जात बलों के परिणाम स्वरूप जो टेक्टोनिक एक्टिविटी होती है, यानी जिसको हम प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी के बारे में आपने पढ़ा होगा, ठीक है, जो प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी होती है विवर्तनिकी, अंतर्जात बलों के परिणाम स्वरूप होने वाली विवर्तनिक घटना, इंग्लिश में भी लिखना जरूरी है इसको, टेक्टोनिक एक्टिविटी, ठीक है, क्लियर? होने वाली जो घटना है उसको क्या बोल रहे हैं? टेक्टोनिक एक्टिविटी बोल रहे हैं, ठीक। तो अंतर्जात बलों के परिणाम स्वरूप होने वाली जो विवर्तनिक घटना है, उस विवर्तनिक घटना के परिणाम स्वरूप किसका निर्माण होता है? पर्वतों का निर्माण होता है। अब इस टेक्टोनिक मूवमेंट की वजह से, समझिएगा, सब टेक्टोनिक मूवमेंट की वजह से दो चीजें होती हैं। नंबर एक प्लेटों का अपसरण होता है। अपसरण यानी दोनों प्लेटें एक दूसरे से क्या हो रही होती है? दूर जा रही होती हैं, ठीक। और दूसरा क्या होता है? दूसरा होता है प्लेटों का अभिसरण होता है। अभिसरण, ठीक है, अभिसरण, ठीक। अपसरण मतलब कन्वर्जेंस, और इसका मतलब हुआ डाइवर्जेंस। सॉरी, अपसरण का मतलब हुआ डाइवर्जेंस, और ये हुआ आपका कन्वर्जेंस, ठीक, राइट। अब कन्वर्जेंस यानी क्या हुआ? दो प्लेटें एक दूसरे से क्या हो रही है? दो प्लेटें एक दूसरे के पास आ रही हैं। और जब दो प्लेटें एक दूसरे के पास आती हैं, समझिएगा ध्यान से, जब दो प्लेटें एक दूसरे के पास आती हैं तो इनके परिणाम स्वरूप जो बल लगता है ना, जब अभिसरण होता है तो इसके परिणाम स्वरूप जो बल लगता है उसको हम बोलते हैं संपीड़न बल। और भाई साहब, जो संपीड़न बल है, उस संपीड़न बल से निर्मित होते हैं आपके वलित पर्वतों का विकास होता है। वलित पर्वतों का निर्माण होता है, ठीक। और इससे लगता है आपका कौन सा बल? इससे लगता है आपका तनाव मूलक बल, ठीक। इससे क्या लगता है आपका? तनाव मूलक बल। इसको नोट करिए। ठीक, तो जो प्लेटों का जो अपसरण होता है ना, डाइवर्जेंस, यानी दो प्लेटें एक दूसरे से क्या हो रही हैं? दूर जा रही हैं। तो जब दूर जाएंगी तो कैसा फोर्स लगेगा? टेंसाइल फोर्स लगेगा ना। कैसा फोर्स लगेगा? टेंसाइल फोर्स, यानी तनाव मूलक बल। और तनाव मूलक बल के परिणाम स्वरूप जानते क्या बनता है? तनाव मूलक बलों के परिणाम स्वरूप आती हैं क्या? दरारें, ठीक है। नंबर दूसरा षटकन, नंबर तीसरा भ्रंश,
ये याद रखिएगा, ठीक। दरारें, चटकन एवं भ्रंश। और भ्रंश भी मैंने बताया आपको, भ्रंश आगे बताऊंगा। भ्रंश भी एक प्रकार के क्या होते हैं, पर्वत होते हैं। इंग्लिश में इसको बोलते हैं फॉल्ट। क्लियर। ये कब होता है, ये तब होता है जब दोनों प्लेटें एक दूसरे से क्या हो रही होती हैं, दूर जा रही होती हैं। जब दो प्लेटें एक दूसरे के पास आ रही होती हैं तो उसको हम बोलते हैं संपीड़न बल, यानी कंप्रेशन, ठीक। संपीड़न बल, कंप्रेशन। और कंप्रेशन के परिणाम स्वरूप क्या बनते हैं, याद रखिएगा, कंप्रेशन के परिणाम स्वरूप बनते हैं आपके फोल्डेड माउंटेन्स। फोल्डेड माउंटेन्स यानी आज जो है, जो अल्पाइन क्रम के जो पर्वत हैं, जो अल्पाइन क्रम के पर्वत हैं, वो फोल्डेड माउंटेन का एग्जाम्पल है। और दुनिया में आज जितने भी बड़े बड़े पर्वत आपको दिखाई दे रहे हैं, जितने भी वृहद और विशाल विस्तृत क्षेत्र में जो फैले हुए पर्वत दिखाई दे रहे हैं, वो सब किसका एग्जाम्पल है, वो सब फोल्डेड। जैसे रॉकीज हैं, रॉकी हो गया, एंडीज हो गया, पूरा का पूरा तुम्हारा हिमालय माउंटेन सिस्टम, तो हिमालयन माउंटेन सिस्टम हो गया, रॉकीज हो गया, एंडीज हो गया, ये सब कैसे है, दे ऑल आर फोल्डेड माउंटेन। क्यों? क्योंकि यहां पर क्या हुआ है, प्लेटों का अभिसरण हुआ है, और प्लेटों के अभिसरण के परिणाम स्वरूप पर्वतों का निर्माण हुआ है। जबकि यहां पर क्या हुआ है, दो प्लेटें एक दूसरे से दूर जा रही हैं, और जब दो प्लेटें एक दूसरे से दूर जाती हैं तो बीच में क्या पड़ता है, क्रैक। और क्रैक की वजह से मैंने बताया आपको कौन से पर्वत बनते हैं, भ्रंश पर्वत बनते हैं। यूजुअली यहां पर ब्लॉक माउंटेन्स का भी फॉर्मेशन होता है, आगे जाके अभी डिस्कस करेंगे। तो बेसिकली पर्वतों का निर्माण कैसे होता है समझे। पर्वतों के जो निर्माण की प्रक्रिया है, याद रखिएगा, पर्वतों के निर्माण की जो प्रक्रिया है उसको बोलते हैं ओरोजेनेसिस, ठीक। पर्वतों का निर्माण की जो प्रक्रिया है ओरोजेनेसिस, वो किसकी वजह से होता है, वो होता है डायस्ट्रॉफिक मूवमेंट, इसको हम बोलते हैं पटल विरूपण संचलन। इसको हम क्या बोलते हैं, डायस्ट्रॉफिक मूवमेंट, डायस्ट्रॉफिक मूवमेंट, पटल विरूपण संचलन। और इसी पटल विरूपण संचलन के परिणाम स्वरूप, इसको हिंदी में बोलते हैं, हिंदी में इसको बोलते हैं भाई साहब पटल विरूपण संचलन। और पटल विरूपण संचलन मतलब पटल यानी क्रस्ट, विरूपण यानी रूप में परिवर्तन, संचलन मतलब मूवमेंट, यानी ऐसा मूवमेंट, ऐसा फोर्स जिससे भू आकृति में क्या हो जाए, परिवर्तन हो जाए। तो पटल विरूपण संचलन में दो प्रकार के बल लगते हैं, एक अंतर्जात बल होता है और दूसरा बहिर्जात बल होता है। अंतर्जात यानी एंडोजेनेटिक फोर्सेस, बहिर्जात मतलब जो क्रस्ट के जो बाहर आउटर सरफेस पर जो बल लग रहा है उसको हम बहिर्जात बल बोलते हैं। अंतर्जात बलों की वजह से पृथ्वी के भूगर्भ में लगने वाले समस्त बल, जिनके परिणाम स्वरूप पटल की संरचना में परिवर्तन होता है, यानी नवीन, यानी इसका मतलब यह हुआ कि नवीन भू आकृति, नवीन भू आकृति का क्या होता है, निर्माण होता है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट। नवीन भू आकृति का निर्माण होता है, और जब नवीन भू आकृति का निर्माण होता है तो वो उसमें से पर्वत के रूप में हमें अनेक श्रृंखलाएं, ऐसा नहीं कि केवल पर्वत ही बनते हैं, ध्यान रखिएगा, ऐसा नहीं है केवल और केवल पर्वत बनते हैं, पर्वत भी बनते हैं और पर्वतों के साथ साथ पठारों का भी विकास होता है। पर्वतों और पठारों दोनों का विकास होता है। बस पर्वत और पठार में अंतर क्या है, एक तो औसत ऊंचाई में अंतर है, पठारों की औसत ऊंचाई पर्वतों से कम होती है। दूसरा, पर्वतों का जो शीर्ष होता है, जो शीर्ष होता है वो कैसा होता है, वो समतल नहीं होता है ना, यूजुअली कैसा होता है, नुकीला होता है, इसलिए हम उसको चोटी बोलते हैं। लेकिन जो पठार होता है, पठार का शीर्ष क्या होता है, पठार का शीर्ष होता है समतल। इस बात को आपको याद रखना है, भूलना नहीं है। कितने लोगों को बात क्लियर है। दो बातें पर हमने चर्चा करी। एक तो हमने बेसिक डेफिनेशन देखी, पहले माउंटेन्स की बेसिक डेफिनेशन क्या है, अलग अलग प्रकार माउंटेन्स को अलग अलग नामों से हम जानते हैं। फिर दूसरा मैंने आपको इधर बताया कि पर्वतों के निर्माण की प्रक्रिया कैसे होते हैं। पर्वतों के निर्माण की प्रक्रिया इज नोन एज ओरोजेनेसिस, ओरोजेनेसिस यानी अंतर्जात बलों के परिणाम स्वरूप होने वाली विवर्तनिक घटना, ठीक, होने वाली विवर्तनिक घटना। अच्छा, दूसरी बात, एक चीज और समझना यहां पर, ये जो ओरोजेनेसिस है ना, ये इसको स्लो मूवमेंट बोलते हैं, स्लो मूवमेंट यानी मंद संचलन है, ये मंद संचलन है ना, मंद संचलन है कि अंदर प्लेटें टकराएंगी तो धीरे 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 फिर पर्वतों का विकास होगा। ऐसा नहीं कि एक दो दिन के अंदर पर्वतों का विकास हो जाता है, ऐसा नहीं होता है। समझ में आ गई बात क्या। मेनली जो रिस्पॉन्सिबल है माउंटेन्स के फॉर्मेशन के लिए वो विवर्तनिक घटना, और ये वही विवर्तनिक घटना है जो आप प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी में पढ़ते हैं आप। क्लियर। चलो अब जरा हम आगे बढ़ें तो हम ये देखेंगे कि चलो भाई, ये तो हमने समझा अभी तक कि पर्वतों का निर्माण कैसे हो रहा है। अब पर्वतों के निर्माण के साथ अगर हम पर्वतों का वर्गीकरण करें, समझिएगा ध्यान से, पर्वतों का वर्गीकरण अगर किया जाए,
पर्वतों का वर्गीकरण, कि क्लासिफिकेशन ऑफ माउंटेन्स, पर्वतों का वर्गीकरण कैसे हुआ, क्लासिफिकेशन कैसे हुआ पर्वतों का। दो तरीके से हम देखते हैं इसको, दो तरीके से देखते हैं। एक तो आकार एवं उसकी संरचना के आधार पर, आकार और उसकी संरचना के आधार पर, इसको हम उत्पत्ति के आधार पर भी कह सकते हैं, उत्पत्ति के आधार पर, ठीक है। और दूसरा है कालानुक्रम के आधार पर, यानी कौन से काल में किस पर्वत का निर्माण हुआ है। उत्पत्ति के आधार पर अगर हम पर्वतों के विकास की बात करें तो समझिएगा ध्यान से। नंबर एक, उत्पत्ति के आधार पर अगर हम पर्वतों की बात करें तो सबसे पहले जैसे हमें देखने को मिलते हैं, जैसे वलित पर्वत ही ले लेते हैं सबसे पहले। वलित पर्वत कॉमनली नोन एज अ फोल्ड, इंग्लिश में इसको बोलते हैं हम फोल्डेड माउंटेन्स, राइट। दूसरा है अवशिष्ट पर्वत, या इसको कई जगह आप देखते हो लिखा होता होगा घर्षित पर्वत भी लिखा रहता है। इट इज बिकॉज ऑफ द डेन्यूडेशन ऑफ द लैंड फॉर्म, ठीक है। इंग्लिश में इसको बोलते हैं रेसिडुअल माउंटेन, ठीक। तीसरा है वलित और अवशिष्ट पर्वत के बाद अगला जो पर्वत है वो आप लिख सकते हैं ज्वालामुखी पर्वत, वॉल्केनिक माउंटेन, राइट, है ना। ज्वालामुखी वलित पर्वत हो गया, अवशिष्ट। फिर एक और है ब्लॉक पर्वत, ब्लॉक, या इसको हम भ्रंशोत्थन पर्वत भी बोलते हैं। जैसे हम एग्जाम्पल दें तो इंडिया में आपको जो सतपुड़ा पर्वत है, सतपुड़ा इज एन एग्जाम्पल ऑफ ब्लॉक माउंटेन। विश्व में अगर अमेरिका की बात करें तो सियरा नेवादा ब्लॉक माउंटेन का एग्जाम्पल है, ठीक है। जर्मनी में है जो ब्लैक फॉरेस्ट है, जर्मनी का जो ब्लैक फॉरेस्ट है वो भी ब्लॉक माउंटेन का एग्जाम्पल है। और इसके अलावा वलित पर्वत हो गए, अवशिष्ट हो गए, ज्वालामुखी हो गए, ब्लॉक पर्वत हो गए। हाँ, एक और पर्वत होते हैं गुंबदाकार पर्वत, ठीक। डोम माउंटेन बोलते हैं, डोम माउंटेन, जैसे पाई डी डोम है यूएसए में, है ना। सिंसिनाटी माउंटेन है यूएसए में। तो एक तो ये हो गए उत्पत्ति के आधार पर पर्वत, है ना। इधर अगर हम कालानुक्रम के हिसाब से देखें तो सबसे पहले तो प्री कैम्ब्रियन काल में निर्मित होने वाले पर्वत, प्री कैम्ब्रियन काल में निर्मित होने वाले पर्वत में जैसे मान लीजिए आपका अपलेशियन पर्वत है, भारत में अरावली पर्वत है, ये सब प्री कैम्ब्रियन काल में निर्मित होने वाले पर्वत हैं। फिर प्री कैम्ब्रियन के बाद दूसरा है आपका, उसके बाद और आगे आते हैं तो कैलिडोनियन है, कैलिडोनियन हलचल बोलते हैं उसको, है ना। उस दौरान जो मूवमेंट हुआ, टाइम फ्रेम है और कुछ नहीं है। फिर उसके बाद हर्सिनियन है, कैलिडोनियन के बाद हर्सिनियन हलचल हो गई या हर्सिनियन मूवमेंट बोलते हैं। और उसके बाद आपका सबसे लास्ट में है अल्पाइन, सबसे लास्ट में अल्पाइन पर्वत। तो अल्पाइन पर्वत यही जो टर्शरी युग में जिन पर्वतों का विकास हुआ है, दोज हु आर द लेटेस्ट माउंटेन, है ना। जैसे आल्स पर्वत है, भारत में हिमालय पर्वत है, वो सब अल्पाइन क्रम के पर्वत हैं, है ना। जैसे भारत में हम देखोगे तो आप जैसे प्री कैम्ब्रियन में कौन सा है, तो अरावली पर्वत जो है, जो अरावली पर्वत है वो प्री कैम्ब्रियन का एग्जाम्पल है, ठीक है। इस बात को याद रखिएगा। तो मैंने आपको क्या बताया, उत्पत्ति के आधार पर आकार एवं संरचना उत्पत्ति के आधार पर हो गया, काल अनुक्रम के आधार पर इस तरीके से यहाँ पर पर्वत हो गए। अब आप सबसे पहले देखोगे, जरा हम डिस्कस करें, अगर वलित पर्वत की बात करें, वलित पर्वत जिसको हम बोलते हैं फोल्डेड माउंटेन्स, ठीक। वलित पर्वत फोल्डेड माउंटेन्स, ठीक। वलित पर्वत फोल्डेड माउंटेन। अब फोल्डेड माउंटेन कैसे होते हैं बताइए, कैसे होते हैं?
वलित मतलब कैसा कैसा वलित पर्वत का निर्माण कैसा होगा, यानी ऐसे पर्वत, एक मिनट, ऐसे पर्वत जिनका विकास, ऐसे पर्वत जिनका विकास संपीडनात्मक बल के परिणाम स्वरूप हुआ हो। ठीक, ऐसे पर्वत जिनका विकास कैसे हुआ हो, संपीडनात्मक बल के परिणाम स्वरूप हुआ हो, यानी जो कंप्रेशन जो फोर्स है, जो संपीड़न बल है, उसके परिणाम स्वरूप जिसका अगर विकास हुआ है तो उसको हम क्या बोलते हैं, उस पर्वत को हम बोलते हैं फोल्डेड माउंटेन। ठीक, ये सबसे अधिक, ये सर्वाधिक, विश्व के सर्वाधिक विस्तृत पर्वत होते हैं। सामान्य रूप से अभी जो इस समय जो अल्पाइन क्रम के जो पर्वत बन रहे हैं, जो अल्पाइन क्रम यानी जो लेटेस्ट है, जिसको हम नवीन वलित बोलते हैं, नवीन वलित पर्वत, इसका एग्जाम्पल है हिमालय। ठीक, नवीन वलित पर्वतों का एग्जाम्पल क्या है, हिमालय। कैसे पर्वत हैं, फोल्डेड माउंटेन है। डन, याद रखिए। तो ऐसे पर्वत जिनका विकास कैसे हुआ है, संपीड़नात्मक बल के परिणाम स्वरूप हुआ है ना, कंप्रेशन। और संपीड़नात्मक बल की जब मैं बात करता हूं तो आप समझ जाइए हम बात किसके कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं प्लेट अभिसरण की बात कर रहे हैं। ठीक है, हम प्लेट कन्वर्जन की बात कर रहे हैं, प्लेट अभिसरण की बात कर रहे हैं। ठीक, जैसे अब इसके एग्जाम्पल की अगर हम बात करें, अच्छा एक चीज और है, एक जो वलित जो पर्वत होते हैं, इन वलित पर्वतों में इस तरीके से आपको फोल्ड दिखाई देते हैं। इन वलित पर्वतों में आपको जैसे ये जो ऊपर वाली जो आकृति दिखाई दे रही है, ऊपर वाली आकृति, ये इसको हम बोलते हैं अपनति और अभिनति। ये है आपका अभिनति, ठीक है, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं सिनक्लाइन, और ये होता है आपका एंटीक्लाइन, है ना। तो मतलब हमें जो ये जो वलित पर्वत है, इसमें अपनतियां और अभिनतियां दोनों दिखाई देती हैं। अपनति और अभिनति, है ना, जैसे भूसन्नति होती है ना, सन्नति यानी जो सिनक्लाइन, सिंक नीचे वाला सिनक्लाइन, और ये सिनक्लाइन है और ये एंटीक्लाइन है। सिनक्लाइन
ये हुआ सिंक्लाइन और ऊपर हुआ ऐसा एंटीक्लाइन। तो एंटीक्लाइन और सिंक्लाइन आपको ये दिखाई देता है, एंटीक्लाइन सिंक्लाइन, एंटीक्लाइन सिंक्लाइन। तो इसी को बोलते हैं वलित पर्वत। तो वलित पर्वत में अपनतियां और अभिनतियां भी दिखाई देती हैं। अब अगर मैं इसके एग्जाम्पल की बात करूं कि विश्व के प्रमुख वलित पर्वत कौन से हैं, तो सबसे पहले मैं बात करूंगा यहां पर एंडीज पर्वत की। आप लोग एटलस ओपन करिए और एटलस में आपको एंडीज पर्वत दिखाई देगा। एंडीज पर्वत कहां पर है, तो याद रखना दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में, ठीक, साउथ अमेरिका महाद्वीप में है एंडीज पर्वत। और खास बात यह है एंडीज पर्वत की कि यह हिमालय तो विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत है, लेकिन एंडीज पर्वत विश्व का सबसे लंबा पर्वत है, लॉन्गेस्ट माउंटेन है। इसी तरीके से दूसरा एग्जाम्पल बात करें तो हम समझें यहां रॉकी पर्वत की बात करें, रॉकी पर्वत। अच्छा, एक चीज और, विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत और इसकी सबसे ऊंची चोटी है माउंट एकांकागुआ। अगर हम चोटी की बात करें तो है माउंट एकांकागुआ, ठीक, चिली और बोलीविया के बीच में है माउंट एकांकागुआ। ये सबसे ऊंची चोटी है, हाईएस्ट पीक है एंडीज पर्वत की। याद रखिएगा, वलित पर्वत का एग्जांपल है। किसका एग्जांपल है, वलित पर्वत का। दूसरा है रॉकी पर्वत। रॉकी पर्वत आपको मिलता है कहां पर, नॉर्थ अमेरिका में, है ना, नॉर्थ अमेरिका में, अलास्का से लेके मैक्सिको तक, ऊपर अलास्का से लेके मैक्सिको तक रॉकीज पर्वत का विस्तार है। याद रखिएगा, ये भी दिस इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ, रॉकी पर्वत भी जो है याद रखिएगा फोल्डेड माउंटेन का एग्जाम्पल ही है। और इसकी जो सबसे ऊंची चोटी है वो याद रखिएगा माउंट मैकिनले देनाली, ठीक है, ये याद रखिएगा। ये नॉर्थ अमेरिका का माउंटेन सिस्टम है, ये साउथ अमेरिका का माउंटेन सिस्टम है। तीसरा हम बात करें और कहां कहां वलित पर्वत देखने को मिलते हैं आपको, तो आपको एक वलित पर्वत देखने को मिलेंगे आपको एटलस पर्वत, एटलस। अब एटलस पर्वत कहां पर है, अफ्रीका, उत्तर पश्चिम अफ्रीका। पूरे अफ्रीका में तो नहीं फैले हुए हैं, लेकिन ये उत्तर पश्चिम अफ्रीका में फैले हुए हैं एटलस पर्वत, ठीक है। इसकी जो ऊंची चोटी है, इसकी जो सबसे ऊंची जो चोटी है, इस चोटी का नाम है माउंट टोबुकल। याद रखिएगा, माउंट टोबुकल सबसे ऊंची चोटी है। मोरक्को, अल्जीरिया और ट्यूनीशिया, 3 देशों में एटलस पर्वत फैला हुआ है। 3 देशों में, मोरक्को, अल्जीरिया और ट्यूनीशिया, अफ्रीका के 3 देश। आप एटलस में देखिएगा, दिखेगा आपको मोरक्को, अल्जीरिया और ट्यूनीशिया, इन 3 देशों में ये फैला हुआ है। मोरक्को में, अल्जीरिया में और ट्यूनीशिया में फैला हुआ है, ठीक है। और अब हम भारत की बात कर लेते हैं, तो भारत में हिमालय पर्वत, हिमालयन माउंटेन सिस्टम, ठीक। ये भी कैसा पर्वत है, वलित पर्वत है, जिसका विस्तार इंडिया में है, नेपाल में है, पाकिस्तान में है, चाइना में है और अफगानिस्तान में है, और साथ साथ म्यांमार में भी इसका विस्तार है, जहां उसको हम अराकन योमा के नाम से जानते हैं। तो इंडिया, नेपाल, पाकिस्तान, चाइना, अफगानिस्तान, इंडिया, नेपाल, पाकिस्तान, चाइना, अफगानिस्तान और म्यांमार, इन देशों में फैला हुआ है आपका कौन सा पर्वत, हिमालय पर्वत। और आप सब जानते हैं हिमालय पर्वत की जो सबसे ऊंची चोटी है माउंट एवरेस्ट इज द हाईएस्ट पीक ऑफ हिमालय विच इज इन द नेपाल, जो कहां पर है, नेपाल में है, जो विश्व की सबसे ऊंची चोटी है। अब भारत की बात करें तो भारत की जो सबसे ऊंची चोटी है वो K2 है, और दूसरी सबसे ऊंची चोटी है कौन सी है, वो कंचनजंगा है, ठीक, वो हिमालय पर्वत। तो हिमालय पर्वत भी कैसा है, याद रखिएगा, वलित पर्वत है, ठीक है। तो ये तो बात हो गई किसकी, वलित पर्वतों की बात हो गई, जिसमें अपनतियां और हमें अभिनतियां दिखाई देती हैं। अब ये जो वलन है, जैसे मैंने बताया ना कि ये सब क्या है, वलन है, तो वलन कई प्रकार के वलन होते हैं। अगर हम वलन की बात करें तो वलन जो है आपको जैसे मान लो मिलेगा सममित वलन, दूसरा एसिमेट्रिक, असममित, तीसरा परिवलन, ठीक है ना, सम्मित वलन, असम्मित वलन, तीसरा आपको दिख जाता है यहां पर परिवलन दिख जाता है, चौथा एक दिग्नत वलन, एक मोनोक्लिनल फोल्ड जिसको बोलते हैं, एक दिग्नत वलन, है ना। परिवलन को मतलब इंग्लिश बोलते हैं रिकम्बेंट फोल्ड, एसिमेट्रिक फोल्ड, सिमेट्रिक फोल्ड, एसिमेट्रिक फोल्ड, रिकम्बेंट फोल्ड एंड मोनोक्लिनल फोल्ड। और एक और होता है, वो भी वलन का ही परिणाम है, ग्रीवा खंड,
नैप उसको बोलते हैं। और ग्रीवा खंड का एग्जाम्पल है आपका, याद रखिएगा, कश्मीर घाटी। ग्रीवा खंड का एग्जाम्पल है कश्मीर वैली, कश्मीर घाटी। ये भी आप याद रखिएगा। इज इट क्लियर एवरीवन? हाँ जी, यस और नो में जवाब दीजिए। तो ये पूरी कहानी है कि इसके बारे में, वलित पर्वतों की। ये सारे मैंने आपको वलित पर्वत के कुछ महत्वपूर्ण जो विश्व के वलित पर्वत है उनका एग्जाम्पल दिया। ठीक, जैसे यूरोप के जो आल्प्स पर्वत है, यूरोप में जो आपको आल्प्स पर्वत दिखाई दे रहे हैं, दे आर ऑल्सो द एग्जाम्पल ऑफ फोल्डेड माउंटेन। वो भी वलित पर्वत का ही एग्जाम्पल है। वलित पर्वत की बात करें तो दूसरे श्रेणी में महत्वपूर्ण पर्वत आते हैं जिनको हम बोलते हैं, याद रखिएगा, वॉल्केनिक माउंटेन। वॉल्केनिक माउंटेन्स। और वॉल्केनिक माउंटेन्स का मतलब है, वॉल्केनिक माउंटेन्स यानी ज्वालामुखी पर्वत, है ना। तो इसका निर्माण कैसे हुआ है, इनका निर्माण कैसे हुआ है, तो याद रखिएगा, ज्वालामुखी उद्गार के परिणाम स्वरूप। ठीक, ज्वालामुखी उद्गार के परिणाम स्वरूप यानी वॉल्केनिक इरप्शन, है ना। तो अब ये वॉल्केनिक इरप्शन यानी ज्वालामुखी उद्भेदन की प्रक्रिया में, ज्वालामुखी उद्भेदन की प्रक्रिया में मैग्मा चैम्बर, नीचे मैग्मा चैम्बर है, मैग्मा चैम्बर से निकलने वाले मैग्मा एवं लावा के जमाव या संग्रहण, इसलिए इसको एग्रीगेशन माउंटेन यानी संग्रहित पर्वत भी बोलते हैं। जमाव या संग्रहण से निर्मित स्थलाकृति। ठीक है, ज्वालामुखी उद्गार के परिणाम स्वरूप ज्वालामुखी उद्भेदन की प्रक्रिया से मैग्मा चैम्बर से निकलने वाले मैग्मा या लावा के जमाव या संग्रहण को हम क्या कहते हैं, से निर्मित स्थलाकृति को ज्वालामुखी पर्वत कहते हैं। अब ये जो स्थलाकृति है, याद रखिएगा, ये दोनों जगह हो सकती है। ये इंट्रूसिव भी हो सकती है, और ये एक्सट्रूसिव भी हो सकती है। इंट्रूसिव और एक्सट्रूसिव दोनों प्रकार की हो सकती है। इंट्रूसिव मतलब यानी भूगर्भ के अंदर, यानी क्रस्ट के भूपर्पटी, ऐसा लिखता हूं इसको, भूपर्पटी के भीतर ही मैग्मा के शीतलीकरण एवं जमाव से। ठीक, और एक्सट्रूसिव में क्या होगा, एक्सट्रूसिव मतलब जो यानी भूपर्पटी पर मैग्मा के शीतलीकरण एवं जमाव के परिणाम स्वरूप। ठीक, तो बहुत सारे हमें दुनिया में वॉल्केनिक माउंटेन हमें देखने को मिलते हैं। दुनिया में हमें, विश्व में तमाम वॉल्केनिक माउंटेन देखने को मिलते हैं। जैसे हम बात करें तो कहाँ कहाँ पर हमें वॉल्केनिक माउंटेन देखने को मिलते हैं, ये भी समझ लीजिए। जैसे देखो, जरा समझो जरा ध्यान से कि कहाँ कहाँ पर हमें वॉल्केनिक माउंटेन देखने को मिलते हैं। तो निश्चित रूप से ये भी वॉल्केनिक माउंटेन्स का जो फॉर्मेशन होगा वो कैसे होगा, ये भी बिकॉज ऑफ द टेक्टोनिक मूवमेंट, है ना, यानी विवर्तनिक घटना के परिणाम स्वरूप। ठीक, तो कैसे होगा, याद रखिएगा, दो प्लेटों के
अभिसरण से, दो प्लेटों के अभिसरण यानी कन्वर्जेंस ऑफ टू प्लेट्स, और दो प्लेटों के अभिसरण सामान्य रूप से वो दोनों प्लेटें कैसी होनी चाहिए? केस ए महाद्वीपीय एवं महासागरीय, इन केस टू महासागरीय एवं महासागरीय, ठीक है। कॉन्टिनेंटल एंड ओशनिक, ओशनिक एंड ओशनिक प्लेटों के टकराने के परिणाम स्वरूप जो मैग्मा चैम्बर से मैग्मा जो बाहर निकलकर आएगा उससे जो निर्मित स्थलाकृति होगी, इससे याद रखिएगा, इससे जो निर्मित स्थलाकृति होगी याद रखिएगा, दोनों चीजें हो सकती हैं उसमें ज्वालामुखी पर्वतों का विकास भी हो सकता है, ज्वालामुखी पर्वतों का विकास भी हो सकता है यदि मैग्मा कैसा है, यदि अंदर से निकलने वाला मैग्मा एसिडिक है। क्योंकि जो एसिडिक मैग्मा होगा वो गाढ़ा होगा, चिपचिपा होगा, बहुत दूर तक नहीं फैलेगा। जैसे एग्जाम्पल हुआ इसका मिश्रित शंकु, हमें देखने को जब मिलता है मिश्रित शंकु, क्योंकि ज्वालामुखी पर्वत क्या है? शंक्वाकार आकृति तो है। ज्वालामुखी पर्वत क्या है? शंक्वाकार आकृति है, सिंडर कोन। और दूसरा एग्जाम्पल इसी के थ्रू हम यहीं पर कवर कर लेंगे, हमारा पठारी क्षेत्र, जिसको हम बोलते हैं ज्वालामुखी पठार या लावा मैदान, ठीक, ज्वालामुखी पठार या लावा मैदान। और याद रखिएगा इस ज्वालामुखी पठार या लावा मैदान के परिणाम स्वरूप हमें जो स्थलाकृति क्या मिल रही है? दक्कन का पठार, दक्कन का पठार, ठीक। और दक्कन के पठार में जो इरप्शन जो हो रहा है वो कैसा इरप्शन है? याद रखिएगा दोस्तों, वो है दरारी उद्भेदन। कैसा उद्भेदन है? दरारी उद्भेदन है वो, ठीक। फिशर इरप्शन है, दरारी उद्भेदन है, ठीक। और फिशर इरप्शन या दरारी उद्भेदन का मतलब क्या हुआ? फिशर इरप्शन या दरारी उद्भेदन का मतलब है कि मैग्मा क्या होगा? निकलेगा दूर दूर तक। सामान्य रूप से याद रखिएगा, यहां से जो भारत का जो दक्कन का पठार है, इंडिया का जो डेक्कन प्लेटू है, यहां से बेसोल्टिक मैग्मा बाहर निकला हुआ है। या बेसोल्टिक लावा, मैग्मा की जगह मैं लिख देता हूं बेसोल्टिक लावा का उद्गार, ठीक। और बेसोल्टिक लावा का उद्गार का मतलब क्या हुआ? बेसोल्टिक लावा का उद्गार, चूंकि ये पतला होगा, चिपचिपा नहीं होगा, गाढ़ा चिपचिपा नहीं होगा, तो बहुत दूर तक फैल जाएगा। समझ गए बात क्या? तो ये एक उसका एग्जाम्पल है, बेसोल्टिक लावा का उद्गार। डन, क्लियर। अब इसके और फर्दर अगर हम एग्जाम्पल्स की बात करें तो जैसा कि मैंने अभी आप लोगों को बताया प्रीवियस में कि जैसे आप देखोगे तो जैसे रॉकी पर्वत है, रॉकी और जो एंडीज पर्वत हैं, खासकर अगर पर्टिकुलर इन दोनों पर्वतों की बात करें तो ये दोनों पर्वत याद रखिएगा प्रशांत महासागरीय प्लेट, पैसिफिक प्लेट और पैसिफिक प्लेट और दूसरा है अमेरिकन प्लेट, ठीक। पैसिफिक प्लेट और अमेरिकन प्लेट, ठीक है। ये कैसी प्लेट है आप जब जानते हैं? महाद्वीपीय प्लेट है ये। तो पैसिफिक प्लेट और अमेरिकन प्लेट के आपस में किससे? आपस में इन दोनों के टकराने के परिणाम, ये इधर जा रही है और ये इधर जा रही है, दोनों का क्या हो रहा है? अभिसरण हो रहा है, ठीक है। और इन्हीं प्लेट किनारों पर ये जो प्लेट किनारा होता है इसको हम बोलते हैं विनाशात्मक प्लेट किनारा, विनाशात्मक प्लेट किनारा, ठीक है, डिस्ट्रक्टिव प्लेट बाउंड्री। और इसी डिस्ट्रक्टिव प्लेट बाउंड्री में यहां पर आपका जब दोनों टकराते हैं तो संपीड़न बल लगने की वजह से
वलित पर्वतों का विकास होता है और वलित पर्वतों के विकास के साथ साथ ज्वालामुखी के साथ साथ ज्वालामुखी उद्भेदन, वॉल्केनिक इरप्शन भी होता है। और ये जो ज्वालामुखी उद्भेदन के एग्जाम्पल हैं याद रखिएगा, जैसे कोटापैक्सी हो गया, है ना, चिम्बे राजो हो गया, नॉर्थ अमेरिका में देखोगे तो माउंट रेनियर हो गया, माउंट रेनियर के बाद माउंट शास्ता है, माउंट हुड है, ये सारे उसके एग्जाम्पल हैं। बताइए कितने लोगों को बात क्लियर है? ठीक है, तो उसको याद रखना है, भूलना नहीं है। नेक्स्ट अगला जो पर्वत है, अगले पर्वत पर चर्चा करते हैं, और अगला पर्वत है दोस्तों हमारा अवशिष्ट पर्वत। अगला पर्वत है, ये बड़ा आसान है, अवशिष्ट पर्वत। घर्षित भी बोलते हैं। अवशिष्ट का मतलब क्या है? इसको अवशिष्ट या घर्षित भी बोलते हैं। ठीक, निर्माण या उत्पत्ति के समय, निर्माण या उत्पत्ति के समय ये निर्माण या उत्पत्ति के समय ये वलित पर्वतों के रूप में ही रहे हैं। रूप में, किंतु एक लंबी अवधि यानी करोड़ों वर्ष, हजारों लाखों भी नहीं, मिलियंस ऑफ ईयर्स, किंतु एक लंबी अवधि में अनाच्छादन की प्रक्रिया, यानी इंग्लिश में बोलते हैं डेन्यूडेशन, प्रोसेस ऑफ डेन्यूडेशन, अनाच्छादन की प्रक्रिया के परिणाम स्वरूप अपने मूल स्वरूप में विद्यमान नहीं है। अनाच्छादन की प्रक्रिया के परिणाम स्वरूप आज ये पर्वत अपने मूल स्वरूप में विद्यमान नहीं है। ठीक है, अनाच्छादन मतलब क्या हो गया? इनका घर्षण हो गया, है ना, इनका क्या हो गया? अपर्दन हो गया या अपक्षय हो गया। ठीक है, अपर्दन हो गया, अपक्षय हो गया। तो जब ये बने थे तब तो ठीक थे। यूजुअली ऐसे पर्वत आपको कहां देखने को मिलेंगे? तो जो प्री कैम्ब्रियन काल के जो पर्वत हैं, जो प्री कैम्ब्रियन काल के जो पर्वत है, उन पर्वतों को हम बोलते हैं। ठीक, प्री कैम्ब्रियन काल के जो पर्वत है वो, जैसे फॉर एग्जाम्पल भारत की बात करें तो भारत में अरावली पर्वत, दूसरा यूएसए में एक पर्वत देखने को मिलता है हमें, अपलेशियन पर्वत, ये भी इसी का एग्जाम्पल है। ठीक है, यूरेशियन पर्वत या अपलेशियन पर्वत, ये अपलेशियन पर्वत कहां पर है? यूएसए में, है ना। तीसरा एक एग्जाम्पल और समझ लीजिए, विंध्यन पर्वत, जो आपको भारत में ही दिखाई देता है। विंध्यन पर्वत वो भी इसी का ही परिणाम है, वो भी अवशिष्ट पर्वत का ही परिणाम है, जो आज अपने केवल और केवल अवशेष। इनकी जो ऊंचाई होती है, जो औसत ऊंचाई इनकी बहुत कम होती है, सामान्य, क्योंकि घर्षण हो गया ना इनका, तो इन पर्वतों की जो औसत ऊंचाई है, पर्वतों की जो औसत ऊंचाई है वो ज्यादा नहीं, बस 400 से 700 मीटर के आसपास ही होती है। ठीक, याद रखिएगा। जैसे अरावली पर्वत है तो अरावली पर्वत की औसत ऊंचाई आज ज़्यादा नहीं, 600, 700, 800 मीटर के आसपास ही है। ठीक, याद रखिएगा। लेकिन हाँ, खनिज
खनिजों की दृष्टि से ये पर्वत संपन्न होते हैं। ठीक, तो ये कैसे पर्वत का एग्जाम्पल है, याद रखिएगा, ये इनको बोलते हैं हम अवशिष्ट पर्वत, जिनका क्या हो गया, क्षरण हो गया है, घर्षण हो गया है ना, याद रखिएगा। क्लियर। तो वॉल्केनिक हो गया, फोल्डेड हो गया। वॉल्केनिक फोल्डेड के बाद अगला जो माउंटेन है इसको डिस्कस कर लेते हैं। वॉल्केनिक हो गया, सॉरी फोल्डेड हो गया, रेसिडुअल हो गया, वॉल्केनिक हो गया। नाउ डिस्कस द ब्लॉक माउंटेन्स, भ्रंशोत्थन पर्वत डिस्कस कर लेते हैं जरा। ब्लॉक माउंटेन्स, हिंदी में बोलते हैं उसको भ्रंशोत्थन पर्वत। ठीक, ब्लॉक माउंटेन, ब्लॉक माउंटेन भ्रंशोत्थन पर्वत। ठीक, ब्लॉक माउंटेन भ्रंशोत्थन पर्वत। ठीक, अब ब्लॉक माउंटेन यानी भ्रंशोत्थन पर्वत क्या है? ब्लॉक मतलब एक ऐसा माउंटेन का क्या है, ये ब्लॉक है, खंड है। ठीक है, तो इन ब्लॉक पर्वतों का विकास कैसे हुआ है बताइएगा, कौन बताएगा कि ये जो ब्लॉक माउंटेन्स हैं, इन ब्लॉक माउंटेन्स का फॉर्मेशन कैसे हुआ? बोलिए, ब्लॉक माउंटेन का फॉर्मेशन कैसे हुआ, बताइए फटाफट से। यूजुअली आप देखते हो कि जो ब्लॉक माउंटेन्स हैं इनका फॉर्मेशन आप देखते हो तो ये इसके पीछे भी जो रिस्पॉन्सिबल बल है, जो रिस्पॉन्सिबल जो फोर्स है, वो वही एंडोजेनेटिक फोर्सेस, राइट। अब एंडोजेनेटिक फोर्सेस में एक तो मैंने आपको बताया संपीड़न बल, तो संपीड़न बल की वजह से क्या हो रहा है, एक तो मैंने आपको बताया संपीड़न बल, और संपीड़न बल की वजह से क्या हो रहा है, संपीड़न बल की वजह से हो रहा है वलित पर्वतों का विकास हो रहा है। लेकिन यहां पर हम बात कर रहे हैं ब्लॉक पर्वतों की, तो ब्लॉक पर्वतों का निर्माण टेंसाइल फोर्स होता है, तनाव या खिंचाव से होता है। यस और नो? इसमें होता क्या है कि जब खिंचाव होगा तो पड़ेगी दरार, तो जो ऊंचे हुए उठे हुए भाग हैं उनको हम क्या कह देते हैं, ब्लॉक पर्वत कह देते हैं। ठीक है, कुछ भाग चूंकि ऊपर उठेगा, कुछ भाग जो नीचे जाएगा, इसका क्लियर, कुछ भाग ऊपर उठेगा, कुछ भाग नीचे की ओर जाएगा। तो यूजुअली ये जो आपके जो भ्रंशोत्थन पर्वत हैं, इन भ्रंशोत्थन पर्वतों का रिस्पॉन्सिबल क्या है, अंतर्जात बल, अंतर्जात बल, एंडोजेनेटिक फोर्सेस, अंतर्जात बल। लेकिन अंतर्जात बल कैसे, याद रखिएगा यहां पर बात किसकी हो रही है, तनाव मूलक बल की। ठीक है ना, तनाव मूलक बल, टेंसाइल फोर्सेस। तनाव मूलक बल का मतलब क्या है, तनाव मूलक बल का मतलब क्या है, संपीड़न तो समझ गए ना आप, इधर इधर ओरोजेनेसिस, ये है क्या, ये भी जो है प्रोसेस ऑफ ओरोजेनेसिस ही है ना, यानी एक फोर्स इधर लग रहा है और दूसरा जो फोर्स है वो इधर लग रहा है, दोनों अलग अलग दिशाओं में बल लग रहे हैं। ठीक, दो अलग अलग दिशाओं में बल लग रहा है, एक इधर लग रहा है और एक इधर बल लग रहा है। तो जब दो अलग अलग दिशाओं में, याद रखिएगा, जब दो अलग अलग दिशाओं में बल लगता है तो उसके परिणाम स्वरूप आती है सबसे पहले तो दरार, क्रैक, और इसी से निर्मित होते हैं फिर भ्रंश, इसको हम बोलते हैं फॉल्ट, क्रैक एंड फॉल्ट, दरार एवं भ्रंश। ठीक, देखिए सामान्य रूप से क्या होता है, ठीक है, इसमें से क्या होता है कि जब इधर से भी तनाव मूलक बल लगा और इधर से भी तनाव मूलक बल लगा, दोनों तरफ से जब तनाव मूलक बल लगेगा तो उससे क्या होगा, दोनों तरफ से जब तनाव मूलक बल लगेगा, दोनों तरफ से तनाव मूलक बल लगने की वजह से जो बीच वाला भाग है, बीच वाला भाग क्या होता है, एक भाग नीचे जाएगा और बीच वाला भाग क्या हो जाएगा, ऊपर उठ जाएगा। यस और नो? या किनारे वाले भाग नीचे रह जाएंगे, बीच वाला भाग क्या हो जाएगा, ऊपर उठ जाएगा। तो इस तरीके से दरारों के समीप जो ऊंचे भाग जो होता है, कुछ भाग ऊपर उठ जाता है, कुछ भाग इसका क्या चला जाता है, नीचे चला जाता है। यस और नो? बताइए,
कुछ भाग ऊपर उठ गया और कुछ भाग क्या हो गया, नीचे चला गया। क्लियर? बोलिए। तो दरारों के बीच जो ऊंचे उठे हुए भाग होता है, जो ऊंचा उठा हुआ जो भाग है, इस ऊंचे हुए उठे हुए भाग को हम क्या कह देते हैं, ब्लॉक पर्वत कह देते हैं। ठीक, ये जो ऊपर उठा हुआ जो भाग दिखाई दे रहा है आपको, इस ऊपर उठे हुए भाग को हम क्या कह देते हैं, इसको कह देते हैं हम ब्लॉक पर्वत। ठीक, क्लियर? ये वाले भाग कहां चले गए, ये वाले भाग नीचे चले गए, राइट? एक मिनट, ये वाला भाग कहां गया, नीचे। ये वाला भाग कहां गया, नीचे। तो किनारे के दोनों भाग जब नीचे जाएंगे तो बीच वाला भाग अपने आप ऊपर उठा हुआ दिखाई देगा ना। जब इधर से मैंने खींचा, इधर से खींचा, दोनों तरफ से खींचा, तो जो किनारे के भाग थे वो जब खींचा मैंने तो नीचे की ओर गए वो। तो जैसे वो नीचे की ओर गए तो बीच वाला भाग है अपने आप उठा हुआ दिखाई देगा। तो ये जो उठा हुआ जो भाग दिखाई दे रहा है ना, इसी को हम कहते हैं, इसी को कहते हैं भ्रंशोत्थन। क्या कहते हैं इसको, इसी को हम कहते हैं भ्रंशोत्थन। इसको याद रखिएगा। ठीक, ब्लॉक पर्वत। एग्जाम्पल समझ लीजिए। एग्जाम्पल, सतपुड़ा पर्वत। दूसरा, जर्मनी में आपके जो ब्लैक फॉरेस्ट है वो भी, ठीक है, सतपुड़ा पर्वत जर्मनी में आपको ब्लैक फॉरेस्ट है। और याद रखिएगा, इसी यही तो सतपुड़ा जो पर्वत है, इसी को तो कहते हैं यहां पर नर्मदा भ्रंश घाटी, क्योंकि उसके क्या बन रहा है यहां पर, नर्मदा भ्रंश घाटी। और यहां पर क्या है जर्मनी में, राइन। राइन क्या है, नदी है, राइन भ्रंश घाटी। तीसरा ब्लॉक पर्वत आपको देखने को मिलते हैं यूएसए में, सिएरा नेवादा, ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ ब्लॉक माउंटेन। अब मैं आपको ब्लॉक माउंटेन का एक डायग्राम दिखाता हूं, देखिएगा। ब्लॉक माउंटेन का आपको एक डायग्राम दिखाते हैं। ये देखिए, ये देखिए, ये है डायग्राम ब्लॉक माउंटेन्स का। देख रहे हो आप, बीच ये वाले भाग क्या हो गए, ये वाला भाग दोनों कहां चले गया, नीचे चला गया। बीच वाला भाग क्या हुआ, ऊपर उड़ गया। ये हो गया ब्लॉक पर्वत। ठीक, अब एक होते हैं हॉर्ज पर्वत। ठीक, एक कौन से पर्वत है, हॉर्ज पर्वत। ठीक है, हॉर्स्ट बोलते हैं, हॉर्स्ट इसका एग्जाम्पल है, हॉर्ज उसका एग्जाम्पल है। हॉर्स्ट माउंटेन, हॉर्स्ट माउंटेन में क्या होता है, जो बीच वाला भाग है, जो इसमें क्या हो रहा था, किनारे वाला भाग नीचे दब रहे थे तो बीच वाला भाग अपने आप ऊपर उठ गया, यस और नो। और इसमें क्या हुआ, इसमें दोनों तरफ से फोर्स लगा तो बीच वाला भाग क्या हुआ, ऊपर उठ गया। तो बीच वाला जो ऊपर उठा भाग है उसको हमने क्या बोल दिया, हॉर्ज पर्वत। जैसे देखो ये एक डायग्राम बना है, इधर देखिए आप, इसमें सामान्य रूप से यहां पर क्या लगा, ये देखो ये भ्रंश है, ये भ्रंश है। ठीक, तो इन भ्रंशों के बीच में अब यहां पर क्या, ये क्या बन गया, ये जो इलाका देख रहे हो, ये क्या है, रैंप वैली, भ्रंश घाटी है ये। ठीक है, क्या है ये, भ्रंश घाटी। ठीक, जिसको हम जर्मन लैंग्वेज में क्या बोलते हैं, ग्रैबन बोलते हैं, ग्रैबन घाटी, भ्रंश घाटी, जो भ्रंश के परिणाम स्वरूप जो निर्मित हुई है। ठीक, भ्रंश घाटी। क्लियर ना? एक फोर्स इधर लग रहा है, देख लो, तनाव मूलक बल, एक फोर्स इधर लग रहा है और एक फोर्स आपका ये इधर लग रहा है। ठीक, ये वाला बीच वाला भाग क्या हो गया, ये नीचे गया, ये भी नीचे गया, इधर से फोर्स लगा तो ये वाला हिस्सा भी नीचे गया, तो बीच वाला अपने आप ना उठ गया। और बीच वाला जब भाग अपने आप उठा हुआ है तो हमने उसको क्या बोल दिया, हॉर्स्ट एंड ब्लॉक। याद रखिएगा, इनका जो समतल होता है ना वो फ्लैट होता है। ये जो पर्वत होते हैं इनका जो समतल होता है वो क्या होता है, फ्लैट होता है। देखो लिखा भी हुआ है यहाँ पे, ब्लॉक पर्वतों का निर्माण। ब्लॉक पर्वतों का निर्माण कैसे हो रहा है, ब्लॉक पर्वतों का निर्माण तनाव या खिंचाव, धरातली भागों में दरार या भ्रंश, कुछ भाग ऊपर उड़ जाता है, कुछ भाग नीचे धंस जाता है। ऊंचे उठे हुए भाग को हम क्या कह देते हैं, ब्लॉक पर्वत कह देते हैं। इसको हम भ्रंशोत्थन पर्वत भी कहते हैं। दो समानांतर दरारों के मध्य स्थित होते हैं, जिनका आकार मेज के समान होता है। इनका जो टॉप होता है वो कैसा होता है, टॉप इनका यूजुअली इनका टॉप फ्लैट होता है। इस बात को याद रखिएगा। ये दोनों मैंने आपको एग्जांपल दिखाई दिए। ये है गुंबदाकार, यानी धरातली भाग में क्या बन जाती है, ऊपर चाप के आकार में उभार होता है। ठीक है, उसे गुंबदाकार पर्वत कहते हैं। ऊपरी भाग कैसा होता है, इसमें गोलाकार होता है, ऊंचे ऊंचे टीले विस्तृत, जैसे अमेरिका में सिनसिनाटी उभार। ठीक, अमेरिका का सिनसिनाटी उभार, इसको याद रखिएगा। इसके बाद मतलब देखो यहां पर ऑलरेडी मेरे पास जो मैंने आपको लिखकर समझाया तो समझाया, लेकिन ऑलरेडी लिखा हुआ है यहां पर
पीपीटी फॉर्मेट में भी मैंने उसको रखा हुआ है, ताकि आपको अगर पढ़ना हो तो आप इसको पढ़ भी सकते हैं, है ना। सब लिखा हुआ है कि हाँ क्या है ये देखो आप, ठीक है। पर्वत कटक के बारे में लिखा हुआ है, पर्वत श्रेणी है, पर्वत तंत्र है, उत्पत्ति के आधार पर ये सारे पर्वत हैं। ये देखो आप, ये क्या है तुम्हारा आइसोक्लिनल, एंटीक्लाइन एंड सिनक्लाइन। देखिए एंटीक्लाइन एंड सिनक्लाइन फोल्ड बने हुए हैं। हिमालय हो गया, अल्पाइन हो गया, रॉकीज हो गया, एटलस हो गया, सब मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया अभी। अपनतियां और अभिनतियां, ये देखो आप, ये है अभिनति जो घुसी हुई है नीचे, वो अपनति है, ठीक, क्लियर। अपनतियां देखिए, ये है ना, अभी बताया था आपको थोड़ी देर पहले, अपनतियां, एंटीक्लाइन। ये क्या है, ये है सिनक्लाइन, और वो क्या है, एंटीक्लाइन। डन, याद रखिएगा, ठीक है ना। अब इसके बाद क्या है, ब्लॉक पर्वत मैंने बता ही दिया आप लोगों को, गुंबदाकार भी बता दिया, ज्वालामुखी पर्वत भी बता दिया। मैंने कहा था कि पर्वत निर्माणकारी घटना के अनुरूप पर्वत कितने प्रकार की कैटेगरी में रखा गया है, इनको 3 प्रकार की कैटेगरी में रखा गया है। कौन कौन से, सबसे पहले है कैम्ब्रियन। कैम्ब्रियन मतलब जो सबसे क्या है, हमारे सबसे पुराने पर्वत हैं। तो ये इसमें कुछ नहीं, ये कालक्रम के अनुसार है। कैम्ब्रियन पर्वत हो गए, कैलिडोनियन हो गया, हर्सिनियन हो गया, और चौथा भी यहां लिख दो, अल्पाइन। चौथा यहां पर क्या है, अल्पाइन, राइट, याद रखिएगा, ठीक। तो कैम्ब्रियन पर्वत कौन से हैं, उत्तर अमेरिका और ग्रेट ब्रिटेन में, ठीक है। लॉरेंशियन पर्वत, कनाडा में जैसे लॉरेंशियन पर्वत है, अल्गोमान पर्वत है ना, किलार्नियन पर्वत है, ठीक, ये प्री कैम्ब्रियन पर्वत के उदाहरण है। अरावली भी उसी में है। कैलिडोनियन की बात करें तो पैलियोजोइक, पैलियोजोइक यानी प्री कैम्ब्रियन के बाद कैम्ब्रियन, और कैम्ब्रियन का जो पहला एरा है वो कौन सा है, वो है पैलियोजोइक। पैलियोजोइक, मीसोजोइक, सीनोजोइक और नियोजोइक। तो पैलियोजोइक के विभिन्न युगों में संपन्न हुआ है, जैसे सिलूरियन हो गया, डिवोनियन हो गया, परमिनियन, सिलूरियन, डिवोनियन, परमियन, इनमें ये भाई पैलियोजोइक के अंदर ही है ये, सिलूरियन, डिवोनियन और परमियन, ठीक, याद रखिएगा। तो कैलिडोनियन क्रम के पर्वत बोलते हैं, जैसे अपलेशियन हो गया, स्कॉटलैंड हो गया, आयरलैंड के पर्वत हो गया, साउथ अमेरिका में ब्राजीलाइड्स माउंटेन्स हैं, अरावली पर्वत हैं, ठीक है, लेकिन इनका घर्षण हो चुका है। फिर हम बात करें हर्सिनियन पर्वत की बात करें तो सिल्यूरियन डिवोनियन युग में कैलिडोनियन पर्वतों के निर्माण के बाद जो है कार्बोनीफेरस युग तक, कार्बोनीफेरस युग तक इनका निर्माण हुआ है। जैसे जर्मनी के हॉर्ज पर्वत, अभी जो दिखा रहा था मैं आपको, जर्मनी का जो हॉर्ज पर्वत है वो किसका एग्जाम्पल है, वो हॉर्स्ट का एग्जाम्पल है, हॉर्स्ट एंड ब्लॉक का एग्जाम्पल है वो, ठीक है ना, तृतीय श्रेणी के पर्वत कहलाते हैं, ठीक। और लास्ट में आता है आपके कौन से पर्वत हैं, लास्ट में है आपके ये अल्पाइन पर्वत। अगले लास्ट में पर्वत कौन से हैं, अल्पाइन पर्वत। तो अल्पाइन पर्वत में ये सारे पर्वत हमें दिखाई दे रहे हैं, उच्चतम एवं नवीनतम वलित पर्वत, जैसे इयोसीन, ओलिगोसीन और प्लायोसीन। अब भाई इयोसीन, ओलिगोसीन, प्लायोसीन ये कौन सा युग है, टर्शियरी। पैलियोजोइक, मीसोजोइक कौन सा एरा है, सीनोजोइक एरा। सीनोजोइक एरा है मतलब युग कौन सा है ये, तृतीयक युग, ठीक। एग्जाम्पल हिमालय, कैसे है ये माउंटेन, फोल्डेड है, न्यू फोल्डेड माउंटेन, इसलिए बोलते हैं इसको यंग फोल्डेड माउंटेन। क्या बोलते हैं इसको, नवीन वलित पर्वत का के बारे में इसको बोलते हैं। तो आई होप ये पूरी क्लास आप लोगों को समझ में आई होगी। हर्सिनियन और अल्पाइन पर्वतों के बारे में मैंने आप लोगों को यहाँ पर बताया है, ठीक है, याद रखिएगा। जैसे आप ये देखोगे यहाँ पर, तो ये दक्षिण अमेरिका महाद्वीप है, दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में ये यहाँ पर आपका एंडीज पर्वत है, ठीक। फिर आप देखोगे तो ये जर्मनी के यहाँ पर आपको ये ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत है, हॉर्ज पर्वत दिखाई दे रहे हैं, ये जूरा पर्वत दिखाई दे रहा है, ठीक है। यहाँ पर आपको ये यूरोप में यूराल पर्वत है, यहाँ पर ये कॉकेशस पर्वत है, ठीक। फिर इधर आओगे आप तो वही मैंने आपको बताया कि ये जो पर्वत है आपका एंडीज पर्वत। फिर इधर आ जाओगे यूएसए में, नॉर्थ अमेरिका में आओगे तो ये अलास्का पर्वत श्रेणी देख लीजिए, ये है आपकी ये अलास्का पर्वत श्रेणी, और पूरा का पूरा ये यहाँ पर ये फैला हुआ तुम्हारा रॉकीज पर्वत, यहीं पर है सियरा नेवादा, ये देखिए सियरा नेवादा है, और यहाँ पर नीचे है आपका सियरा माद्रे पर्वत है, ठीक है, सियरा नेवादा एंड सियरा माद्रे। उसके बाद ये अफ्रीका महाद्वीप में आओगे तो यहाँ पर आपको दिखाई देगा ये कौन से हैं, यहाँ पर है एटलस पर्वत, और बेटा यहाँ पर है तुम्हारे ड्रैकेंसबर्ग पर्वत, जो किसका एग्जाम्पल है, ब्रंशोत्थन का एग्जाम्पल है। कौन से पर्वत है यहाँ पर, ये ड्रैकेंसबर्ग पर्वत ब्रंशोत्थन का एग्जाम्पल है, ठीक है। तो ये सारे पर्वत है विश्व के महत्वपूर्ण पर्वत। एशिया में देखोगे तो एशिया में ये तो पूरा तुम्हारा हिमालयन माउंटेन सिस्टम है, यहाँ पर हिंदकुश, सुलेमान हिमालय, सियरा
क्या बोलते हैं, कुनलुन शान और तियान शान पर्वत हैं, है ना। म्यांमार में देखो ये इसको यहाँ लिखा हुआ है अराकान योमा पर्वत के नाम से जानते हैं। मंगोलिया का पठार है यहाँ पर, ठीक है। और ईरान में देखोगे तो यहाँ पर आपको जैग्रोस पर्वत दिखाई देगा, ये देखो ये जैग्रोस पर्वत है, ठीक, याद रखिएगा। तो ये इधर आप देखोगे टर्की में तो ये टॉरस माउंटेन्स दिखाई देगा, ये पामीर का यहाँ पर पठार है। क्लियर। तो ये विश्व के प्रमुख महत्वपूर्ण पर्वत एवं पठार के बारे में लिखा हुआ था, ठीक है। तो उसको याद रखिएगा। इसी के साथ इस क्लास को मैं यहाँ पर करता हूँ समाप्त। हमने जो भी महत्वपूर्ण जो टॉपिक थे, महत्वपूर्ण जो मुद्दे थे, उन पर हमने विस्तार से यहाँ पर हमने चर्चा कंप्लीट करी, ठीक है। इस सेशन को लाइक करके बाकी लोगों के साथ शेयर करिएगा और कमेंट बॉक्स में बताइएगा ये आज की क्लास आपको कैसी लगी। थैंक यू सो मच एवरीवन, टेक केयर।